गांव में ज्ञानेश्वर नाम का ज्योतिष रहा करता था। वो अपने पास वाले लोगों को और गांव भर में ज्योतिषी बताया करता था। उसे पूरी तरह ज्योतिषी नहीं पता थी, फिर भी कुछ भी बातें बताकर वैसा ही होगा ऐसा विश्वास सबको दिलाता था। ज्ञानेश्वर जी, आपके कहे अनुसार ही मेरा व्यापार लाभ में चल रहा है। मुझे बहुत ही खुशी है, इसीलिए आपको भेंट में 50 रुपए देने आया हूँ। दया करके इसे स्वीकार कीजिए। आपके भेंट के लिए मैंने आपका हाथ नहीं देखा था। आपका व्यापार अच्छा है, वही बस है। इसे नहीं लूंगा तो आप दुखी होगे, इसीलिए लेता हूँ। मगर उस नारायण को काम पर से निकाल दिया ना। आपकी बात आज तक किसने नहीं सुनी। आपके कहने के अनुसार ही उस नारायण को काम पर से निकालने के बाद ही मेरा व्यापार लाभ में है। वो जब तक था तब तक नुकसान ही होता था। और नहीं तो क्या, हमारी कुंडली के हिसाब से हमारे पास काम करने वाले की कुंडली भी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो उसकी दरिद्रता हम पर आती है। आगे से देखिए, आपका व्यापार तेजी से दौड़ेगा। ये सब आपका ही आशीर्वाद है। आप जैसे लोगों की सलाह लेने की वजह से मेरा व्यापार अच्छा है। अब मैं जाता हूँ। हाँ चलो ठीक है, मुझे आपके गांव में कुछ काम है। मैं जब उधर आऊँगा तो आपको खबर भेजूंगा, आकर मिलिएगा। तभी उधर से राजा सेठ के जाने के बाद ज्ञानेश्वर के पास काम करने वाले रामू से ये बहुत बड़ा पागल है रामू। मैंने उस नारायण को काम पर से निकालने को कहा तो निकाल दिया। इसी वजह से उसे लाभ हुआ सोच रहा है। उसकी मेहनत की वजह से उसका व्यापार अच्छा है, उसे पता ही नहीं। मालिक, आपने राजा सेठ का हाथ देखकर नारायण को काम पर से निकालने क्यों कहा? बेचारा वो नारायण बहुत ही अच्छा इंसान है। अभी काम नहीं होने की वजह से कष्ट उठा रहा है। कष्ट तो आना ही था। उसकी बेटी के साथ मैं शादी करूंगा कहा तो मुझे ही मना कर दिया। उसके साथ ऐसा ही होना था। मालिक, आपकी दूसरी शादी है, ऊपर से उम्र हो गई है। उस लड़की की 16 साल उम्र है। फिर नारायण उसकी बेटी की शादी आपसे क्यों करवाएगा, बताओ मुझे। क्या रे, तो उसकी ओर से बात कर रहा है? तुझे काम करना है या नहीं? तुझे भी नारायण के जैसा कष्ट होगा, संभाल कर रहे। चल जाकर खाना बनाकर परोस दे। तभी वहाँ संतोष नाम का फल व्यापारी उसकी बेटी को लेकर शादी के सिलसिले में ज्योतिष के पास आता है। क्या हुआ संतोष, यहाँ पर आए हो? ये लड़की कौन है? इससे पहले कभी नहीं देखा। ये मेरी बेटी है, उम्र 16 साल है। आने वाले 3 महीनों में 17 साल की हो जाएगी। नाम मीनाक्षी। आपके पास कुंडली देखकर शादी कब होगी ये जानने के लिए आया हूँ। लड़की दिखने में तो सुंदर है, कोई बात नहीं, एक बार हाथ देखकर बताता हूँ। बेटा हाथ दिखाओ। बाप रे बाप, ये कैसा अनर्थ है। लड़की इतनी सुंदर है, फिर कुंडली इतनी अच्छी नहीं है। क्यों भगवान ने इतने अन्याय से इसकी कुंडली लिखी है? हाँ, क्या हुआ बताओ। आप ऐसा कह रहे हो तो मुझे घबराहट हो रही है। असल में क्या हुआ है मुझे बताओ। आपसे कैसे बताऊं? लेकिन बताए बिना कोई रास्ता नहीं है। कहने जाऊँ तो शादी करने वाला बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगा। इस लड़की से जो कोई भी शादी करेगा वो तुरंत ही मर जाएगा। इससे शादी करने वाले का जीवन उसी दिन खत्म हो जाएगा। बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दबाजी में कुछ और देख लिया होगा आपने। फिर एक बार देखकर बताइए। कितनी बार भी देखा जाए तो इसकी कुंडली नहीं बदल सकती। अब कुछ और नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, 4 दिन बाद मुझे आकर मिलो। शास्त्र में कुछ समाधान है तो देखकर बताता हूँ। आपको किसी भी तरह इसका समाधान ढूंढना होगा। कितना भी खर्च होगा तो भी मैं इसका समाधान ढूंढ कर रहूँगा। तुम बिना चिंता किए जाओ, उसका समाधान मैं बताऊंगा ना। तभी वहाँ से संतोष उसकी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो सब कुछ देखकर रामू, मालिक, लड़की देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन कुंडली किस लिए ऐसी है? मुझे ना जाने क्यों आपने कुछ चाल चली है ऐसे लग रहा है। सच बताइए मालिक, उस लड़की को सच में विवाह के लिए समस्या है या फिर तुमने ही कुछ नहीं है रे। उस संतोष के पास कुछ जायदाद वगैरह नहीं है। लड़की दिखने में बहुत ही सुंदर है। ना जाने किस लड़के के साथ उसकी शादी करवा देंगे, इसीलिए उस लड़की से शादी करने वाला तुरंत ही मर जाएगा। कहाँ? मतलब तुम्हारी आंखें उस लड़की पर पड़ी है? उस राजा सेठ के लड़की से शादी करने की सोची थी, उसी तरह संतोष की लड़की से शादी करने की सोच रहे हो? क्या रे, क्या हुआ? मेरे पास क्या कमी है?
मुझे वैसे भी पत्नी नहीं है। अगर मैंने दूसरी शादी कर भी ली तो क्या हुआ? मेरे जैसा दूल्हा उस संतोष को मिलेगा क्या? मेरे जैसा भाग्यवान उस लड़की को मिलना उसका नसीब है। 4 दिन बाद आएगा ना, तभी कहूँगा। मुझ जैसे अच्छे कुंडली वाले को दोगे तो दूल्हा बच जाएगा, कहूँगा। बाप रे, इतना बड़ा धोखा देकर उस लड़की से शादी करने की सोच रहे हो? धोखा वोखा कुछ नहीं, जहाँ जाकर खाना परोस आता हूँ। किसी भी तरह ज्ञानेश्वर संतोष की लड़की से शादी करने की सोचता है। ऐसे होते हुए उस गांव से 4 गांव छोड़कर रामापुरम गांव में शिवा नाम का लड़का उसकी माँ के साथ जीवन जीते रहता है। हाँ, अब जा रहे हो? रोज खेत और घर के अलावा तुझे और कोई काम नहीं है क्या? तेरे साथ वाले लड़के शादी करके इस त्योहार में सास ससुर के घर भी जा रहे हैं। क्या करूँ, तुम ही बोलो माँ। मेरी शादी करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम जिस लड़की को दिखाओगे शादी करने के लिए, उससे करने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम ही देर कर रहे हो लड़की देखने में। अरे, तेरे अच्छे स्वभाव को देखकर गांव में कोई भी लड़की देने के लिए आगे नहीं आ रहा है। जो जायदाद थी उसमें से आधी इसे देकर बर्बाद कर दी। बची हुई जायदाद भी संभाल कर रखोगे या नहीं, ये उनका डर है उन्हें। माँ, कोई भी तकलीफ में हो तो मैं देख नहीं पाता हूँ। जितना मुझसे होता है उतनी सहायता करते रहता हूँ। उसमें गलत क्या है बताओ? हमारे पास अब जो जायदाद है वो क्या कम है? और 2 पीढ़ी खा सकती है इतनी जायदाद है मेरे पास। इस तरह जो कुछ है वो सब दान करते रहोगे तो 2 पीढ़ी तो भूल जाओ। कल के दिन तुम्हारी पत्नी और बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। शादी का रिश्ता देखने वाला पुरोहित भी तेरे लिए रिश्ता नहीं मिलेगा ऐसा बोल रहा है। तुझसे नहीं हो रहा है तो मुझसे कह दे, मैं ही किसी लड़की को देखकर शादी कर लूंगा। क्या करोगे मुझे नहीं पता। कल आने वाले त्योहार में तुझे भी सास ससुर के घर जाना होगा, वही मेरी तुझसे आशा है। ठीक है, मैं कल ही रवाना होकर आसपास के गांव में घूमकर आता हूँ। मुझे पसंद आई हुई लड़की से शादी करके तेरी बहू बनाकर लाता हूँ, ठीक है ना? अब तुम चिंता ना करते हुए अच्छे से रहो। दूसरे ही दिन सुबह शिवा शादी के लिए लड़की ढूंढने जा रहा हूँ झूठ कहकर शहर जाकर 4 दिन बाद आऊंगा सोचता है। तभी जाते समय बाप रे, बहुत दूर यात्रा कर चुका हूँ, बहुत भूख भी लगी है। हाँ, इधर एक फल का व्यापारी है, 2 फल खाए बगैर आगे नहीं जा सकता। उस तरह शिवा फल व्यापारी के पास जाकर, काका मुझे 2 फल दे दो, बहुत भूख लगी है। बेटा ये लो फल, मुझे 50 पैसे दे दो। तभी शिवा के पैसे देते समय बारिश शुरू होती है। बाप रे, ये बारिश को देखा जाए तो बहुत जोर की लग रही है। पहले ही शाम हो चुकी है। बेटा इस टोकरी को मेरे सर के ऊपर रखने में थोड़ी सहायता कर दो बेटा। ये टोकरी में बहुत वजन है और तुम इतने ताकतवर नहीं हो। आपका घर कहाँ है बताओ? मैं टोकरी को लेकर तुम्हारे पीछे आता हूँ। जल्दी चलते हैं, फिर बारिश ज्यादा होगी तो परेशानी होगी। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है बेटा, तुझे किस लिए तकलीफ दूँ? तुम जाओ घर, तकलीफ की कोई बात नहीं। ऊपर से मुझे कोई काम भी नहीं है, तुम्हारी सहायता करने में मुझे कोई समस्या नहीं है। चलो चलते हैं, कितनी भी दूर हो कोई बात नहीं। तभी संतोष के बहुत बार कहने के बाद भी उस टोकरी को अपने सर पर रखकर चलते रहता है। हर रोज तुम इतने वजन टोकरी के साथ इतना दूर जाकर आते हो, बहुत मेहनत का काम है ये। क्या कहूँ बेटा, मेहनत करोगे तो ही पेट भरेगा ना। ये मेरा रोज का काम है, लेकिन तुम्हारा कौन सा गांव है और क्या काम है? मैं यही पास के रामापुरम का हूँ, शहर तक जा रहा हूँ। अब बीच में ही बारिश शुरू हो गई। यही है बेटा मेरा घर, उतार दो टोकरी। बेटा तुम्हें बहुत तकलीफ दी ना मैंने? उसमें क्या है काका, अब मैं जाता हूँ। यहाँ पास में कहीं किराए का सराया है क्या? रात में वहीं रुककर सुबह चले जाऊँगा। इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे? लेकिन आज रात को यहीं पर खाना खाकर सुबह चले जाओ, ठीक है ना? मैं आपको क्यों तकलीफ दूँ? मैं जाता हूँ। वैसी कोई बात नहीं है, तुमने इतनी सहायता की, मैं तुम्हारी छोटी सी सहायता नहीं कर सकता क्या? कुछ भी कहे बगैर पैर धोकर खाना खाने बैठ जाओ। संतोष के जोर की वजह से उस दिन रात को शिवा खाना खाकर बाहर आंगन में सोया हुआ रहता है। उतने में कुछ आवाज सुनकर आँख खोलता है और देखता है संतोष की बेटी मीनाक्षी कुएं के पास जा रही है। वहाँ जो कुछ भी हो रहा है शिवा बस सब देखता रहता है। मीनाक्षी कुएं में कूदने की कोशिश कर रही है। ये देखकर शिवा, ओ लड़की रुको, तुम क्या कर रही हो? इस कुएं में कूदकर तुम जान देने की सोच रही हो ना? हाँ, मेरा जिंदा रहकर भी क्या उपाय है बोलिए? मैं मर जाऊंगी तो
मेरे माता पिता शांति से रहेंगे, मुझे मरने दीजिए। बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो सुनकर संतोष और उसकी पत्नी बाहर आते हैं और वो सब देखकर, हाँ, किस लिए बेटा तुमने इतना बड़ा फैसला लिया? तुम मर जाओगी तो हम कैसे शांति से रहेंगे? तुम हमारी बेटी हो, कभी भी तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो। चलो अंदर जाते हैं। क्या है ये सब, क्या हुआ? किस लिए ये लड़की मरने की कोशिश कर रही है? कुछ है तो बताओ, मैं जो सहायता कर सकता हूँ करूँगा। क्या बताओ बेटा, इस गांव में एक नियम है, 16 साल की लड़की की शादी नहीं करवाई तो गांव के सरपंच जिससे कहेंगे उससे शादी करवानी होगी। मेरी बेटी 4 दिन में 16 साल की हो जाएगी। तो उसमें क्या हुआ? अच्छे से शादी करके भेजने के बजाय क्यों परेशान हो रहे हो? अगर कुछ आर्थिक समस्या हो तो बताओ। वैसा कुछ नहीं है बेटा, इस लड़की के कुंडली में एक दोष है। इस लड़की से जो भी शादी करेगा वो तुरंत ही मर जाएगा, ऐसा हमारे ज्योतिष ने कहा। उसे जानकर ये मरने की कोशिश कर रही थी। उस ज्योतिष की बात मानकर ये शादी नहीं करेगी तो कैसे चलेगा? मेरे पास 10 एकड़ खेत है, जायदाद भी बहुत है। अगर तुम्हें कोई समस्या नहीं है तो मुझे भी इस लड़की के साथ शादी करने में कोई समस्या नहीं है। नहीं नहीं, मुझसे शादी करोगे तो तुम भी मर जाओगे। मुझे किसी के मौत का कारण नहीं बनना है। दया करके तुम कल सुबह ही यहाँ से चले जाओ। सुनो काका, मुझे ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं है। तुम्हारा निर्णय क्या है? तुम हाँ कहोगे तो इसी हफ्ते में शादी का मुहूर्त रखते हैं। हाँ, मुझे किसी बात की परेशानी नहीं है, लेकिन बेटा उस ज्योतिष ने जो कहा वो सब आप ध्यान में मत रखिए, तुरंत ही मुहूर्त रखिए। मैं जाकर अपनी माँ को लेकर आता हूँ। बहुत ही धन्यवाद बेटा, इस जन्म में मेरी बेटी की शादी नहीं करा पाऊंगा सोचा, तुम भगवान की तरह आए। उस तरह उन दोनों की शादी के लिए 4 दिन बाद का मुहूर्त निकलता है और शिवा उसकी माँ को लाने के लिए अपने गांव जाता है। और इस विषय के बारे में इसके उसके मुंह से ज्योतिष के पास काम करने वाले रामू को पता चलता है। मालिक, आपके लिए एक अशुभ खबर है, कहूँ या नहीं? बता जल्दी से, नहीं कहूँगा तो रुक जाएगा क्या? जल्दी बता। वो क्या है ना, आपने संतोष की लड़की से शादी करने का सोचा था ना, अब तुम्हें वो अवसर नहीं है। अब ज्योतिष की बातों को बाजू में रख कर किसी बड़े पैसे वाले से शादी करने का निर्णय लिया है। सुना, कल हमारे हाथ में शादी का पत्र भी मिल जाएगा। क्या रे, तू क्या कह रहा है? शादी करने वाला मर जाएगा मैंने कहा तो भी इतने साल से उसने शादी कराने के लिए बहादुरी निर्णय लिया है। अगर वो शादी हो गई तो मैंने जो कहा है वो झूठ है, सभी लोग मुझ पर विश्वास करना बंद कर देंगे। अब तक जो कुछ कहा वो सही हुआ क्या? ये गलत कहा सोचने के लिए। वैसे आपको मीनाक्षी और शिवा की शादी हो जाएगी, इस बात की चिंता बहुत है। तू चुप रहेगा? शादी होने के बाद दूल्हा कैसे जिंदा रहेगा मैं भी देखता हूँ। हाँ, मतलब दूल्हे को मार डालेंगे क्या आप? उसे मार डालूंगा, तभी तो मीनाक्षी की और मेरी शादी होगी। वो जो शरबत का ग्लास पिएगा उसमें जहर मिला देंगे, तुरंत ही मर जाएगा। तभी मैंने जो कहा था उसे सुने बगैर शादी करवा दी, इसीलिए दूल्हा मर गया कहूँगा। तभी उन लोगों को मेरी बातों पर विश्वास होगा। ऊपर से मीनाक्षी से शादी के लिए अड़चन नहीं होगी। बाप रे, मतलब आप शादी के लिए सामने वाले को मारने के लिए तैयार हो? देख, इस विषय के बारे में किसी को बताया तो तुझे भी मार डालूंगा। पास वाले गांव में करण नाम का एक व्यक्ति रहता है, उसके पास जाकर मैंने कहा है कह दे, थोड़ा जहर देगा लेकर आ, ठीक है ना? ज्ञानेश्वर के कहने के अनुसार रामू वहाँ चला जाता है, लेकिन करण के पास जाने के बजाय शिवा के पास जाता है। रामू के पास से जहर की बातें सुनकर शिवा, मतलब ये पूरी चाल ज्ञानेश्वर की है, इसका उपाय मेरे पास है, मेरे कहने के अनुसार कर, ठीक है ना? मालिक, ऐसा करूँगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कल मेरे पत्नी और बच्चों को क्या जवाब दूंगा? अगर उनके पास नहीं तो फिर तो कल से मेरे पास काम करो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मालिक, वैसे भी बहुत समय से उस दुष्ट के कारनामे देख नहीं पा रहा हूँ, आपके वजह से मुझे मुक्ति मिली है। तभी रामू वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह शिवा माँ के साथ मिलकर शादी के लिए संतोष के घर आता है। यही है ना मेरी होने वाली बहू, बहुत ही सुंदर है। मेरे बेटे ने मुझे सारी बात बताई बेटी, कुंडली भी नहीं, ज्योतिष भी नहीं, वो सब झूठी बातें हैं, उसके बारे में तू सोच मत।
आप जैसे लोगों के घर में मेरी बेटी जा रही है, इसलिए मुझे बहुत ही आनंद है। विवाह की तैयारी पूरी हो चुकी है। कल ये दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। तभी दूसरे दिन विवाह का कार्य शुरू होता है। वहाँ सभी लोगों के साथ ज्ञानेश्वर भी आता है। क्या रे रामू, मैंने जो कहा था वो याद है ना? आज के दिन वो कैसा जिंदा रहेगा मैं भी देखूंगा। सब कुछ आपके कहने के अनुसार तैयारी की। मुझे भी देखना है आपने जो कहा वो सही होगा या नहीं। तभी विवाह का कार्य खत्म होता है। कहे अनुसार रामू सभी को शरबत देता है। शिवा के साथ ज्ञानेश्वर भी शरबत लेता है। रामू, उस शिवा के शरबत में जहर मिलाया ना? आपके कहे अनुसार ही मिला दिया। अब देख लो क्या होगा। ज्ञानेश्वर शरबत पीते ही नीचे गिर जाता है। बाप रे, मीनाक्षी से शादी करने के बाद दूल्हा मर जाएगा कहा था ना। इस तरह ज्योतिष बताने वाला ही गिर गया। कहीं ये ज्योतिष खुद ही मर तो नहीं गया। शिवा, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। मुझे तुरंत ही वैद्य के पास लेकर जाओ। इधर कुछ तो गलत हुआ है। ए रामू, तूने क्या किया वो बता। मेरे पेट में बहुत ही अजीब हो रहा है। मालिक, तुम्हारे कहने के अनुसार शरबत में जहर मिलाया था, लेकिन दूल्हे के ग्लास में नहीं, आपके शरबत के ग्लास में मिलाया। अब तुम ज्यादा देर तक नहीं जी सकते। अभी भी समय है, सच बता दीजिए। तुम्हें तुरंत ही वैद्य के पास लेकर जाएंगे, नहीं तो आपके प्राण ही चले जाएंगे। नहीं तो आपके प्राण यही चले जाएंगे। इतना बड़ा धोखा दिया शिवा। मेरे मन में मीनाक्षी से विवाह करने के गलत सोच की वजह से मैंने ही उसकी कुंडली में दोष है करके कहा। मुझे क्षमा करो। दया करके मुझे तुरंत ही वैद्य के पास लेकर चलिए। देखिए ज्योतिष जी, अभी उसकी कुंडली पता चली है। अपने गलत सोच के साथ इन्हें धोखा देने का सोचा। सिर्फ इन्हें नहीं, आप कितने सारे लोगों को धोखा दे रहे हो। अब तुम्हारा जिंदा रहना मुश्किल है। शिवा, मैंने जो किया उसके लिए मैं बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ। मुझे क्षमा करो। मैं फिर ऐसी गलती नहीं करूँगा। तुम्हें वचन देता हूँ। दया करके मुझे बचा लीजिए। घबराइए मत। आपने जो पिया है वो सिर्फ दिमाग चकराने वाली दवा है। थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे। थोड़ी ही देर में ज्ञानेश्वर ठीक हो जाता है। गांव के सरपंच को इस विषय के बारे में पता चलने के बाद ज्योतिष को कारागार की शिक्षा दिलवाता है। देखा ससुर जी, आपने ऐसे लोगों की बातों को सुनकर आपके बेटी का भविष्य आप नष्ट कर रहे थे। मैं उस दिन रात को आपके घर नहीं आता तो हमें मीनाक्षी कभी नहीं मिलती। ऊपर से ज्ञानेश्वर जैसे लोगों का कारोबार बढ़ते ही जा रहा है। हाँ, सही कहा बेटा। मेरी मानसिक शक्ति कमजोर होने की वजह से मैं नासमझ होके मैंने उस पर भरोसा किया। उस तरह शिवा ने मीनाक्षी से शादी करने के बाद उसे अपने गांव में ले जाकर खुशी से रहता है। बाद में रामू को उसके पास काम